सभी मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को शाम की गुड इवनिंग। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि जो क्लास 12 2024-25 आर्ट्स में भूगोल है साथियों, उसके हम अभ्यास प्रश्न देखेंगे। क्या देखेंगे आज क्लास में? जो अभ्यास प्रश्न है कौन से अध्याय के? चौथा अध्याय है। ना तो इसमें मैंने अध्याय डाला है, ना इसमें मैंने पाठ का नाम डाला है साथियों। ये भूल मेरी है, इसके लिए मुझे माफ़ करना साथियों। ओके, तो मैं आपके लिए क्या चेंज किए हैं, आपके मैंने थंबनेल चेंज कर दिया है, लेकिन मैंने इसमें अध्याय नहीं डाला, इसके लिए मुझे माफ़ करना साथियों। ओके, तो शुरू करते हैं इस क्लास को। ओके, यानी कि अभ्यास प्रश्न देखेंगे। 5 बजे आपकी क्लास शुरू होने जा रही है। पार्ट नंबर 3 है और इस बार की रणनीति आपके रहने वाले हैं 100 में से आपके 90 प्लस तो बननी चाहिए। ओके साथियों, तो शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर नदी तट पर स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर नदी के तट पर स्थित है? तो भोपाल एक ऐसा शहर है साथियों जो नदी के तट पर स्थित है साथियों। बिल्कुल क्लियर हो चुका है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की जनगणना के अनुसार शहर की परिभाषा का हिस्सा नहीं है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत की जनगणना के अनुसार शहर की परिभाषा का हिस्सा नहीं है? पहला है कि जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल है। दूसरा है कि नगर पालिका निगर आदि की उपस्थिति, ये भी है। अगला है 75 से अधिक जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र कार्य करते नहीं है। ग है कि 5000 से अधिक व्यक्तियों की जनसंख्या, गलत है। इसमें आपके ग यानी कि 75% से अधिक जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करती है साथी। 75 प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है सभी को पता है। कृषि आती है, व्यापार आता है, कारीगर आता है, मछली पालन आता है। इस प्रकार से जो कार्य करते 75% में शामिल है साथियों। अगला तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वातावरण में बिखरी हुई ग्रामीण बस्तियों की उपस्थिति की उम्मीद की जाती है? क्या है? निम्नलिखित में से किस वातावरण में बिखरी हुई ग्रामीण बस्तियों की उपस्थिति की उम्मीद की जाती है? तो गंगा के जलोढ़ मैदान पर ऐसी बस्तियां बसती है जिसको बिखरती है साथियों। ओके, अगला प्रश्न है चौथा कि निम्नलिखित में से किस शहर समूह को आकार के क्रम में अर्थात 1, 2, 3, 4 और क्रम में व्यवस्थित किया गया है? तो ग्रेड मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई को बिल्कुल क्रम के आकार के अनुसार क्रम में व्यवस्थित किया गया है साथियों। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर आपको 30 शब्दों में देना है। तो पहला प्रश्न इसका कि गैरिसन शहर क्या है, उनका कार्य क्या है? क्या है? गैरिसन शहर क्या है, उनका कार्य क्या है? तो गैरिसन शहर मूलतः वे शहर है जहाँ सैन्य टुकड़ियाँ स्थायी रूप से तैनात रहती है। सैन्य जो भारत के जवान है साथ ही जो स्थायी रूप से यानी कि बिल्कुल हमेशा वहाँ पर तैनात रहते हैं अपनी गन बंदूक लेकर, बिल्कुल सावधान। और क्या इनके क्या कार्य हैं? तो यह शांति और स्थिरता बनाए रखने में भारत की मदद करते हैं। किसकी? जो भारत देश की, उसकी मदद भी करते हैं। दूसरा है कि इसमें प्रेक्षण केंद्र, कार्यालय और सैन्य आवास जैसे महत्वपूर्ण बस्तियां शामिल हैं। किसमें? गैरिसन में सैन्य आवास जैसे कार्यालय, केंद्र, प्रेक्षण भी शामिल हैं साथियों। बिल्कुल क्लियर हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन है कि किसी नगरीय समूह की पहचान कैसे की जा सकती है? तो कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित 3 संयोजनों के आधार पर शहरी समूह की पहचान कर सकता है। समूह की पहचान भी कर सकते हैं, इसमें 3 संयोजन शामिल है, तो उनको हम बारी बारी से पढ़ते हैं। पहला है कि एक शहर और उसके आसपास के शहर विस्तार। दूसरा है 2 या 2 से अधिक सन्निहित शहर, उनके विस्तार सहित या रहित। क्लियर हो? उनके नगरीय समूह की पहचान, एक शहर और एक या अधिक सन्निहित शहर, उनके विस्तार सहित और जो एक साथ मिलकर एक सन्निहित विस्तार बनाते हैं। नगरीय समूह की पहचान इस प्रकार से की जा सकती है साथियों। अगला प्रश्न है तीसरा है कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में गांवों के स्थान के लिए मुख्य कारक क्या है? तो पानी की उपलब्धता। रेगिस्तानी क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता रेगिस्तानी क्षेत्रों में गांवों के स्थान के लिए मुख्य कारक हैं, क्योंकि यह मानव अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अन्य कारक राहत और जलवायु हैं। जैसे पानी की उपलब्धता और जलवायु अच्छी प्रकार की, और अच्छे कार्य यानी कि पानी की उपलब्धता होनी चाहिए, जलवायु होनी चाहिए, शिक्षा क्षेत्र इस प्रकार से भी होना चाहिए। रेगिस्तानी क्षेत्र में गाँवों के स्थान के मुख्य कारक हैं।
ये जहाँ पर रेगिस्तान है वहाँ पर रेगिस्तान क्षेत्र के गांव, तो उसमें पानी की उपलब्धता होनी चाहिए, बाकी चीज़ों से राहत मिल जाती है। एक तो जलवायु और पानी, दो चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि रेगिस्तान में सबसे ज़्यादा गर्म हवाएं चलती है, इसलिए जलवायु और पानी की उपलब्धता दोनों हो तो वहाँ पर राहत की बात हो सकती है साथियों। चौथा प्रश्न है कि महानगरीय शहर क्या है? तो वे शहर समूह से किस प्रकार भिन्न है? तो 1 से 5 मिलियन के बीच की आबादी वाले शहर को महानगरीय शहर कहा जाता है। आया समझ में? महानगरीय किसे कहते हैं? तो 1 से 5 मिलियन की बीच की आबादी को क्या कहते हैं? महानगर कहते हैं। शहर समूह महानगरीय शहरों से भिन्न होते हैं, यानी जो शहर होते हैं वह महानगरों से अलग होते हैं, क्योंकि वे एक सतत शहरी फैलाव होते हैं जो एक कस्बे और उसके आसपास के क्षेत्रों का निर्माण करते हैं। शहर तो वे शहरी समूह से किस प्रकार भिन्न के? शहर तो ओनली फॉर लगभग लाख व्यक्ति शामिल होते हैं, नगरों में मिलियन अरबों शामिल होते हैं, इस प्रकार से होते हैं साथियों। शहर तो आसपास के होते हैं, गांवों के आसपास के, और महानगर जो शहर होते हैं उसके बड़े बड़े महानगरों को कहते हैं। क्लियर हुआ? अगला है तीसरा क्वेश्चन कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है कि विभिन्न प्रकार की ग्रामीण बस्तियों की विशेषताओं पर चर्चा करें। विभिन्न भौतिक वातावरण में बस्ती पैटर्न के लिए जिम्मेदार कारक क्या है? तो देखो उत्तर है, ग्रामीण बस्तियों की 4 प्रकार इस प्रकार हैं। समूहबद्ध, यह घरों का एक कॉम्पैक्ट या बारीकी से निर्मित क्षेत्र है। क्या है? ये घरों का एक कॉम्पैक्ट या बारीकी से निर्मित क्षेत्र है। सामान्य रहने का क्षेत्र विशिष्ट और आसपास के खेतों, खलिहानों और चारागाहों से अलग होता है। यह बस्तियां आमतौर पर उपजाऊ जलोढ़ मैदानों और उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती है साथियों। क्लियर हुआ? अगला दूसरा पार्ट है कि अर्ध समूहबद्ध, ये बस्तियां बिखरी हुई बस्ती से सीमित क्षेत्र में समूहीकरण की प्रवृत्तियों का परिणाम हो सकती है। जो अर्ध समूहबद्ध हैं तो साथियों ये बिखरी हुई बस्तियां हैं, ये एक जगह नहीं टिकती है, अलग अलग जगहों पर टिकती है। ये पैटर्न एक बड़े कम्पैक्ट गांव के अलगाव या विखंडन का परिणाम भी हो सकता है। इस मामले में गांव समाज का एक या एक से अधिक वर्ग मुख्य क्लस्टर या गांव से थोड़ा दूर रहना पसंद करता है। अर्ध समूहबद्ध यानी कि जो कुछ व्यक्ति या आधा भाग यहाँ पर स्थित है, आधा भाग वहाँ पर स्थित है, आधा भाग कुएं पर स्थित है, आधा भाग नदी के तट पर स्थित, इस प्रकार से रहना पसंद करते हैं या ऐसा करने के लिए मजबूर भी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ यदि एक स्थान पर अच्छी हवा, गाँव में अच्छी हवा नहीं चलती है, जलवायु नहीं होती, कुएं पर बस जाते हैं, कुएं पर भी नहीं होते तो नदी के तट पर, इस प्रकार से कुछ मजबूरी होती है, यहाँ पर कुछ को रहना पसंद भी होता है। दूसरा भाग है हेमलेटेड, तो कभी कभी बस्तियां कई इकाइयों में विभाजित हो, अलग अलग इकाइयों में विभाजित हो जाती है, इस प्रकार अलग अलग समूहों में विभाजित यानी बट जाती है, इस प्रकार से भी। बिखरा हुआ, तो ये बस्तियां दूर दराज के जंगलों में या ढलानों पर, खेतों या चरागाहों वाले छोटी पहाड़ी पर अलग अलग झोपड़ियां या कुछ झोपड़ियों के रूप में दिखाई देती है साथियों। जो बिखरा हुआ है, जो ये बस्तियां होती है, वो गांव होते हैं, उसमें जो लोग होते हैं वे तो या तो जंगलों में चला जाते हैं या ढलानों क्षेत्रों पर चला जाए, जहाँ पर अपने छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं, यानी कि जैसे खेत हो गया वहाँ पर भी बस जाते हैं, झोपड़ियाँ बनाकर इस प्रकार से दिखाई देने लगते हैं। बस्तियां पर अत्यधिक फैलाव अक्सर रहने वाले यौगिकी भूभाग और भूमि संसाधन आधार को अत्यधिक खंडित प्रकृति के कारण होता है। जैसा कि गांव में होता है ढाणियाँ, जैसे डाणी कि ये फलानी डाणी है, ये फलानी डाणी, इस प्रकार से बिखरा हुआ क्षेत्र उसको माना जाता है साथियों। उसमें था विभिन्न भौतिक वातावरणों में बस्तियों के पैटर्न के लिए जिम्मेदार कारक। तो भौतिक विशेषताओं में भूभाग की प्रकृति हो जाती है, ऊंचाई हो जाती है, जलवायु, पानी की उपलब्धता भी शामिल है। जैसे अच्छी जलवायु नहीं हो तो अलग स्थान पर, पानी की मात्रा सीमित हो तो अलग स्थान पर, और भूभाग की प्रकृति भी इस प्रकार से भी अलग अलग स्थानों पर चले जाते हैं। सांस्कृतिक और जातीय कारकों में सामाजिक संरचना, जाति और धर्म शामिल होते हैं। ओके, तीसरा है सुरक्षा कारकों में चोरी और डकैती से बचाव भी शामिल है। यानी कि यदि कुछ गांव होता है ऐसा, जैसे मान लो आप जोधपुर में सबसे ज़्यादा चोरियाँ होती है, हमेशा रोज़ शाम सुबह दिन में चोरियाँ होती है, तो जयपुर में जाएंगे, इस प्रकार से अलग अलग स्थानों पर वो चले जाते हैं। बहुत सारे कारण हैं। तीसरा प्रश्न है कि क्या कोई केवल एक कार्य शहर की उपस्थिति की कल्पना कर सकता है? शहर बहुकार्यात्मक क्यों बन जाते हैं? उत्तर नहीं,
कोई केवल एक कार्य वाले क्षेत्र की उपस्थिति की कल्पना नहीं कर सकता है। एक शहर एक कार्य के आधार पर विकसित नहीं हो सकता, यानी कि जो जयपुर है तो वो किसी क्षेत्र है, तो वो जैसे असम है तो असम में सबसे ज़्यादा क्या होता है, छाई होती है, तो वो एक छाई के लिए सीमित है, गेहूँ नहीं होते हैं तो बाजरा मक्का इस प्रकार से नहीं होता है कि ओनली एक कार्य के आधार पर विकसित नहीं हो सकता है। जैसे छाई हो तो वहाँ पर चाय बस छाई से काम चला लगेगा, नहीं चला सकते हो छाई से, वहाँ पर अन्न भी चाहिए, यानी कि अनाज बाजरा मक्का बाजरा ज्वार से भी चाहिए, यानी कि एक चीज़ से एक आधार पर एक चीज़ पर वह निर्भर नहीं हो सकते। कुछ कस्बे और एक शहर विशिष्ट सेवाएं और कार्य करते हैं, वे कुछ विशिष्ट गतिविधियां उत्पादों या सेवाओं के लिए जाने जाते हैं। जैसे अम्बाला और जालंधर छावनी शहर हैं। क्या है, अम्बाला और जालंधर एक छावनी शहर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे अन्य कार्य नहीं करते। छावनी शहर के नाम से प्रसिद्ध, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वो अन्य कार्य नहीं कर सकते। इन कस्बों में विश्वविद्यालय कार्यालय और अन्य कई संस्थाएं भी जिनके अंदर कार्य करते हैं। इस प्रकार यह शहर बहुकार्यात्मक शहर है। बहुकार्यात्मक का मतलब होता है कि बहुत सारे कार्य ये कर सकते हैं। शहर अपने कार्य में स्थिर नहीं है। ओके, उनके गतिशील स्वभाव के कारण कार्य बदल जाते हैं। गतिशील स्वभाव के कारण यदि कुछ और कुछ बड़ा करेंगे, कुछ नया करेंगे तो वहाँ का कार्य भी बदल जाएगा साथियों। यहाँ तक कि विशिष्ट शहर भी है, यानी कि बड़े शहर भी है, जैसे जैसे वे महानगर बनते हैं बहुक्रियाशील हो जाते हैं। ओके, जिसमें उद्योग व्यवसाय प्रशासन परिवहन आदि महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसा कोई शहर है तो वहाँ पर कोई एक ही कार्य नहीं, जहाँ पर गेहूँ किया जाता है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, यूपी में गेहूँ की खेती की जाती है, तो ये जरूरी नहीं है कि वहाँ पर गेहूँ ही हो, और अलग अलग फसल भी हो सकती है, लेकिन वह निर्भर भी नहीं रह सकते गेहूँ पर, क्योंकि उन्हें वो चीज़ भी चाहिए, चाय चाहिए, फूल चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, हर प्रकार की चीज़ें जरूरी रहती है साथियों। क्लियर हुआ? तो साथियों हमने पूरे आपको क्वेश्चन बता दिए साथियों। लगभग कितने क्वेश्चन थे इसमें? लगभग इसमें 4 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन थे ओके, बड़े 3 क्वेश्चन थे ना 150 शब्द तक के, तो आपको पूरे क्वेश्चन बता दिए। तो साथियों कल इसी के छाता का पार्ट कंप्लीट होगा, कल 5% अध्याय देखेंगे साथियों। क्लियर हुआ? तो सभी दोस्तों अच्छी तरीके से पढ़ाई करें साथियों। ओके।